हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के बारे में। ठीक है, लेकिन इससे पहले आपको यह समझना बेहद ज़रूरी है कि अगर आपका फ्यूचर गोल इंजीनियरिंग और मेडिकल है और आप चाहते हैं कि 11th-12th के साथ ही आप इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का भी एंट्रेंस टेस्ट पास कर पाएँ, तो आपको ज़रूरी है कि 9th और 10th के साइंस की बेहतर समझ हो। ठीक है, तो मैं विकास सर आपको सिर्फ पढ़ाऊंगा नहीं बल्कि आपके साइंस के समझ को डेवलप करने में हेल्प करूंगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का बात करने वाले हैं। इस चैप्टर को हम लोग शुरू करें उससे पहले हम लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें जाननी है, जैसे कि चेंज। ठीक है, अब सवाल ये है कि चेंज क्या है, तो बस आप इतना समझो कि सबस्टांसेस के फॉर्म में किसी भी टाइप का कोई बदलाव दिख रहा है आपको, तो आप उसको बोलते हैं कि उसमें बदलाव हो रहा है या उसमें चेंज आ रहा है। ठीक है, अब वो जो चेंज आ रहा है वो चेंज हो सकता है फिजिकल चेंज या हो सकता है केमिकल चेंज। ठीक है, हमको समझना है कि किसी सबस्टांस के फॉर्म में होने वाला बदलाव कब फिजिकल होगा और कब केमिकल होगा। ठीक है, तो फिजिकल चेंज का हम बात करें तो यहाँ पे लिखा गया है फिजिकल चेंजेज आर दोज इन विच मॉलिक्यूलर कंपोजिशन ऑफ सबस्टांस डज नॉट चेंज। ठीक है, मतलब ये है कि फिजिकल चेंज वैसा होता है जहाँ पे मॉलिक्यूलर कंपोजिशन मीनिंग वो सबस्टांस जिस मॉलिक्यूल से बना है वो मॉलिक्यूल नहीं बदलता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे कोई न्यू सबस्टांस का फॉर्मेशन नहीं होता है, कोई नया सबस्टांस नहीं बनता है, तो हम लोग वैसे चेंज को क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज। मतलब सबस्टांस के फॉर्म में बदलाव होगा, सबस्टांस के फॉर्म में बदलाव होगा। ठीक है, लेकिन उसका मोलिक्यूलर कंपोजिशन नहीं बदलेगा, मतलब जिस मोलिक्यूल से वो बना हुआ है वो मोलिक्यूल चेंज के बाद भी उसी फॉर्म में रहेगा, यानी कि कोई नया सबस्टांस बनता नहीं है, जिसको हम लोग चाहें तो एक एग्जाम्पल से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में एक एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख पाएंगे। ठीक है, हमने एक डायग्राम बना रखा है जहाँ पे है वाटर जिसको हम लोग हीट कर रहे हैं, वाटर है जिसको हम लोग हीट कर रहे हैं। आपको पता है वाटर जब आप हीट करोगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा वाटर वेपर में, यानी वो क्या बन रहा है, यहाँ से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है जी, तो वाटर यहाँ वेपर में कन्वर्ट हो गया, यानी ये एक टाइप का चेंज है। वाटर से वेपर में जाना क्या है, एक टाइप का चेंज है, जिसको हम लोग कैसे ला रहे हैं, हीट करके। वाटर से वेपर को हम लोग हीट करके चेंज कर रहे हैं और इस प्रोसेस का नाम वेपराइजेशन है। अब सवाल ये कि जब ये वाटर से वेपर में बदला, जो कि जाहिर सी बात है बदला मतलब चेंज है, अब अगर ये चेंज है तो किस टाइप का चेंज है, तो हमको देखना है कि जो वाटर पहले था उसमें किस टाइप का मॉलिक्यूल प्रेजेंट था भाई, H2O टाइप का। ठीक है, जब ये वेपराइज हो गया मतलब जब ये वेपर में कन्वर्ट हुआ तब भी आप देखोगे तो वहाँ पे कौन सा मॉलिक्यूल है, H2O मॉलिक्यूल ही है। मीनिंग ये कि बदलाव के बाद, चेंज के बाद मॉलिक्यूलर कंपोजिशन नहीं बदला है, और अगर मॉलिक्यूलर कंपोजिशन नहीं बदला है मीनिंग ये चेंज कैसा है, फिजिकल चेंज है। कैसा चेंज है, फिजिकल चेंज है, क्योंकि कोई न्यू सबस्टांस फॉर्म नहीं हुआ है। साथ साथ हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि अगर मॉलिक्यूलर कंपोजिशन चेंज नहीं हुआ है, अगर जिस मॉलिक्यूल से ये पहले बना हुआ था आफ्टर चेंज भी वही मॉलिक्यूल वहां प्रेजेंट है, तो मीनिंग इस चेंज को आप इजीली रिवर्स भी कर सकते हो। ठीक है, मीनिंग जब कोई नया सबस्टांस नहीं बनता है तो चेंज को रिवर्स करना आसान हो जाता है। ठीक है, अब हम इसको रिवर्स भी कैसे कर सकते हैं, तो वाटर वेपर में बदला, वेपर यहाँ से निकलते हुए दूसरे कंटेनर में पहुंचा जहां हम लोग क्या लगा रखे पहले से ही, आइस क्यूब। आइस क्यूब क्या करेगा, वेपर मॉलिक्यूल मीनिंग वेपर भी किसका मॉलिक्यूल है, H2O का। इस मॉलिक्यूल के पास जो एनर्जी है वो फिर से वो क्या करेगा, अब्जॉर्ब कर लेगा, और उस टाइम फिर से H2O की एनर्जी घटेगी और किस फॉर्म में हो जाएगा, तो फिर से वो लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ भी जो वाटर आया फिर से कौन सा, H2O। तो आप देख पाओगे वाटर से हम लोग वेपर में इसको कन्वर्ट किए। ठीक है, ये एक टाइप का चेंज था। फिर हम लोग चाहे तो वेपर को कूल करके मीनिंग हम उसको कंडेंस्ड कर सकते हैं और फिर से वाटर फॉर्म कर सकते हैं। तो ओवरऑल यहाँ से ये बातें समझ में आती है कि वाटर से वेपर ये फिजिकल स्टेट का चेंज है। ठीक है, तो फिजिकल स्टेट में जो बदलाव होता है, सबस्टांसेस के फिजिकल स्टेट में जो बदलाव होता है, नहीं वहाँ पे मॉलिक्यूलर कंपोजिशन में कोई बदलाव नहीं आता है। जिस मॉलिक्यूल से वो बना है वो मॉलिक्यूल नहीं बदलता है। ठीक है,
मतलब कोई नया सबस्टांस नहीं बनता है, इसलिए इस चेंज को हम लोग इजीली रिवर्स भी कर सकते हैं। यानी ओवरऑल अगर हम लोग फिजिकल चेंज का मतलब समझे तो वैसा चेंज कहाँ जहाँ कोई न्यू सबस्टांस फॉर्म नहीं हो और दूसरा जो रिवर्सिबल हो। ठीक है, जाहिर सी बात है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेबल भी है कि अगर न्यू सबस्टांस फॉर्म नहीं होगा तो उसके चेंज को आप इजीली रिवर्स कर सकते हो। अब यहाँ समझते हैं थोड़ा कि अगर मोलिक्यूल नहीं बना है, नया मोलिक्यूल नहीं बना है, कोई नया सबस्टांस नहीं बना है, तो आखिर यहाँ पे किस टाइप का चेंज है। तो आप समझते हो कि लिक्विड पार्टिकल की जो एनर्जी होती है वो गैसियस पार्टिकल की एनर्जी से कम होती है। यानी यहाँ पे जो H2O मोलिक्यूल है प्रीवियसली उसकी एनर्जी कम है, जब वो वेपर फॉर्म में गया, मतलब कि जब वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया उस टाइम उसकी एनर्जी ज़्यादा है। यानी ओवरऑल आपने हीट देकर सिर्फ इस मोलिक्यूल की एनर्जी बढ़ा दी है। एनर्जी बढ़ने के कारण ये मोलिक्यूल जो है वो वेपराइज हो गए, गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। फिर से आपने क्या किया, इस कंटेनर में आते ही आपने सभी H2O मोलिक्यूल की एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लिया थ्रू आइस क्यूब। आपने आइस क्यूब लगाकर यहाँ H2O मोलिक्यूल की एनर्जी फिर से क्या कर ली, एब्जॉर्ब कर ली। तो H2O मोलिक्यूल की एनर्जी घटेगी और फिर से वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। यानी यहाँ पे सिर्फ एनर्जी का चेंज है, मोलिक्यूल का चेंज नहीं है। अगर मोलिक्यूल का चेंज नहीं है तो फिजिकल चेंज, बस इतना ध्यान रखना है आपको। ठीक है, हम लोग एक और एग्जाम्पल से इसको समझ सकते हैं। जैसे हमारे पास में है एक मिक्सर है, मिक्सर ऑफ शुगर एंड वाटर। ठीक है जी, मतलब क्या है, आप वाटर में क्या डिजोल्व कर रहे हो, क्या मिला रहे हो, शुगर मिला रहे हो। तो आपने क्या किया, एक कंटेनर लिया जिसमें आपने वाटर डाला। वाटर मतलब कौन सा मोलिक्यूल है भाई, H2O मोलिक्यूल। फिर आपने क्या ऐड कर दिया इसमें, शुगर। क्या ऐड कर दिया, शुगर। इसमें पहले से क्या प्रेजेंट है, वाटर। शुगर कौन सा मोलिक्यूल प्रेजेंट रखता है, शुगर के पास कौन सा मोलिक्यूल है, तो C12H22O11। आप जानते होंगे नहीं, तो शुगर का जो मोलिक्यूल है इसमें गया वाटर में। आप जानते हैं कि शुगर वहां जाए गायब हो जाता है। तो अब सवाल है कि क्या वहां कोई नया मोलिक्यूल बन गया है, तो जवाब है नहीं, कोई नया मोलिक्यूल नहीं बना है, बल्कि वाटर के मोलिक्यूल H2 और शुगर के मोलिक्यूल C12H22O11 ये दोनों मोलिक्यूल सिर्फ एक साथ प्रेजेंट है। मतलब ये दो वाटर मोलिक्यूल के बीच में से शुगर का मोलिक्यूल प्रेजेंट होता है। मीनिंग सिर्फ यहाँ जाकर शुगर के जो क्रिस्टल में मोलिक्यूल प्रेजेंट थे बहुत सारे, वो मोलिक्यूल डिस्ट्रीब्यूट हो गए इस वाटर में, सारे अलग अलग हो गए। तो अगर ये सारे अलग अलग हो गए तो ये दिखना बंद हो गया, लेकिन इसके मोलिक्यूल उसी फॉर्म में है। ठीक है, मतलब ये है कि इन दोनों को मिलाने पे एक बदलाव हुआ है, शुगर गायब हो गया है, तो एक बदलाव आया है, एक चेंज आया है। ठीक है, लेकिन क्या कोई नया फॉर्म बना है, क्या कोई नया सबस्टांस बना है, तो कोई भी न्यू सबस्टांस का यहाँ फॉर्मेशन नहीं है। वाटर के मोलिक्यूल H2O, शुगर के मोलिक्यूल C12H22O11 ये पहले भी थे और बाद में भी वही दोनों प्रेजेंट है, कोई नया मोलिक्यूल नहीं बना। यानी ये जो मिक्सर है, शुगर और वाटर को मिला देना, ये जो बदलाव, जो चेंज है, ये किस टाइप का चेंज है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये एक फिजिकल चेंज है। किस टाइप का चेंज है भाई, तो ये एक टाइप का फिजिकल चेंज है। जाहिर सी बात है, कोई नया सबस्टांस नहीं बना है और चेंज फिजिकल है, यानी आप इसको रिवर्स कर सकते हो। कैसे रिवर्स कर सकते हो, आपको मतलब कि शुगर और वाटर को फिर से अलग करना है, तो आप अलग करने के लिए इसमें प्रेजेंट वाटर को इवेपोरेट कर सकते हो। इसको अगर आप कहीं भी हीट करके आप वाटर को यहाँ से आप इवेपोरेट करवा सकते हो, बाहर निकाल सकते हो, और शुगर आपको यहाँ पहले बच जाएगा। वाटर जो यहाँ उड़ के जाएगा, आप उसको इस तरीके से फिर से इधर कंटेन कर सकते हो, वाटर अलग शुगर अलग कर सकते हो। यानी कि जहां भी कोई नया सबस्टांस फॉर्म नहीं होगा, इसका मतलब कि उस चेंज को रिवर्स करना बहुत आसान बन जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर हम लोग बात करें तो फिजिकल चेंज आपको समझ में आ रहा है, वैसा चेंज जहां कोई न्यू सबस्टांस नहीं बने, और जब कोई न्यू सबस्टांस नहीं बनेगा इसका मतलब कि वो चेंज कैसा होगा, रिवर्सिबल होगा। ठीक है, तो अगर हम फिजिकल चेंज के एग्जाम्पल का बात करें तो चेंज इन फिजिकल स्टेट, ठीक है, जस्ट लाइक वेपराइजेशन ऑफ वाटर और मेल्टिंग ऑफ आइस। तो ये सभी फिजिकल स्टेट का जो चेंज है वो हमारे लिए कैसा चेंज है, फिजिकल चेंज है। क्योंकि फिजिकल स्टेट जब चेंज होता है, मोलिक्यूलर कंपोजिशन नहीं बदलता, सिर्फ पार्टिकल की एनर्जी बदलती है। ठीक है, तो ये हो गया फिजिकल चेंज। साथ में आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर। ठीक है, तो वाटर शुगर का जो मिक्सचर है वो भी कैसा है, फिजिकल चेंज है। तो ऐसे एक्सेट्रा करके आप मान सकते हैं कि फिजिकल चेंज है। आप समझ भी पाओगे यहाँ से। तो कहीं भी आपको चेंज दिखाई दे, नया मोलिक्यूल, नया कोई सबस्टांस नहीं बने, तो फिजिकल चेंज है। अब जाहिर सी बात है केमिकल चेंज हमको समझना है, तो केमिकल चेंज फिजिकल चेंज से उलट है। क्या है ये, तो अगर हम लोग इसका बात करें क्या है केमिकल चेंज, तो हम लोग बोलते हैं कि केमिकल चेंज आर दोज इन विच मोलिक्यूलर कंपोजिशन ऑफ सबस्टांस इज चेंज्ड। मीनिंग सबस्टांसेस का जो मोलिकुलर कंपोजिशन है वो बदल जाएगा भाई।
ठीक है। तो वैसे चेंज को हम क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज। यानी अगर मोलिकुलर कंपोजिशन, जिस मोलिक्यूल से पहले वो बना हुआ था सबस्टांस, वो मोलिक्यूल बदल गया, नया मोलिक्यूल बन गया, तो नया मोलिक्यूल मीनिंग नया सबस्टांस, ठीक है। यानी इस चेंज में, केमिकल चेंज में न्यू सबस्टांस का फॉर्मेशन होता है। तो कहीं भी अगर आपको न्यू सबस्टांस बनता हुआ दिखाई दे तो आप उसको केमिकल चेंज बोलेंगे। अब जाहिर सी बात है, यहाँ नया सबस्टांस बन गया, मोलिक्यूल ही चेंज हो गया, यानी ऐसे चेंज को हम लोग क्या बोलेंगे, इरिवर्सिबल चेंज। इस चेंज को आप इजीली रिवर्स नहीं कर सकते हो। यहां से केमिकल चेंज के कुछ कॉमन एग्जाम्पल है हमारे पास में, ठीक है। जैसे हम इस एग्जाम्पल को यहाँ पे नोट करें तो आपको समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे पहला एग्जाम्पल बहुत कॉमन सा है, रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन का जो रस्टिंग है वो किस टाइप का चेंज है, केमिकल चेंज, हम इसको समझेंगे, ठीक है। या आपको बर्निंग ऑफ कोल और कोक, ठीक है। या डाइजेशन ऑफ फूड एक्सेट्रा, ठीक है। तो यहां से आप देखोगे तो ये सभी वैसे चेंजेस आपको दिखाई देंगे जहां पे किसी ना किसी न्यू सबस्टांस का फॉर्मेशन हो रहा होगा, ठीक है। तो हम लोग ऐसे चेंजेस को क्या बोलेंगे भाई, केमिकल चेंजेस। रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ कोल, यहाँ पे कोई ना कोई न्यू सबस्टांस फॉर्म होगा, ठीक है। अभी हम इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं थोड़ा, ठीक है, ध्यान देना है आपको। तो हमारे पास में एग्जांपल है बर्निंग ऑफ कार्बन का, ठीक है। कार्बन को आप बर्न कर रहे हो, दरअसल कार्बन को जब बर्न करते हो आप तो वहां पे कौन से गैस निकल के आता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन जो आप बर्न कर रहे हो आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करते हो, यानी कि ओवरऑल ऐसा हो रहा है कि कार्बन के जो एटम्स हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से जुड़ गए, आपस में बाइंड हो गए। नहीं, यहाँ पे दो अलग अलग सबस्टांस था, कार्बन अलग था, ऑक्सीजन गैस अलग था, दोनों की प्रॉपर्टीज अलग थी, ठीक है। लेकिन जैसे ही दोनों को इसको जलाया गया, कार्बन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ जुड़ गए और जुड़ के क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना, आपको दिखेगा कि ऑक्सीजन गैस से भी अलग है, कार्बन से भी अलग है, यानी ओवरऑल हो क्या रहा है यहाँ पे, तो एक न्यू सबस्टांस फॉर्म हो गया, मोलिकुलर कंपोजिशन ही चेंज हो गया। बर्निंग के पहले कार्बन ऑक्सीजन था, बर्निंग के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों एक साथ जुड़ गए, ठीक है। तो यहाँ पे एक न्यू सबस्टांस का फॉर्मेशन हुआ और अब फिर से इसको यहाँ से तोड़ के कार्बन ऑक्सीजन में बदलना आसान नहीं है, ठीक है। तो जिस चेंज को रिवर्स करना आसान नहीं है, हम लोग वैसे चेंज को इरिवर्सिबल मान लेते हैं, ठीक है। यानी ऐसा चेंज क्या हो जाएगा, इरिवर्सिबल। फिर से आप देखोगे अगर आयरन है, ठीक है, आयरन का रॉड होता है, अगर उसका रस्टिंग होता है तो रस्टिंग जब भी होता है आपको पता है किसके प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन एयर के प्रेजेंस में, और साथ में ह्यूमिडिटी वाटर के प्रेजेंस में। यानी कि आयरन का रस्टिंग एयर प्लस ह्यूमिडिटी वहां होना चाहिए, तब वो उसका रस्टिंग होता है। अब अगर ये रस्टिंग होगा तो आप देखोगे पहले आयरन अलग था, ऑक्सीजन अलग था, वाटर जो मॉलिक्यूल थे वो अलग थे, ठीक है। लेकिन जब इसका रस्टिंग होता है, आफ्टर रस्टिंग, ये जो आयरन का जो सरफेस होता है उसका आपको पता है कलर बदल जाता है, ठीक है। अब जो कलर बदलता है, क्यों बदलता है, क्योंकि वहां किसी न्यू मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया है, और वो मॉलिक्यूल कौन सा होता है, Fe2O3 इंटू XH2O करके, ठीक है। ये एक मॉलिक्यूल होता है रस्ट का जो वहां बन जाता है उसके सरफेस पे, ठीक है। और ऐसे कलर कैसा होता है तो आप देखे भी होंगे, रेड, ठीक है। तो रेड कलर का आपको वहां पे रस्ट देखने को मिलता है, जो कि बिल्कुल इन सब से प्रीवियस वाले सबस्टांस से अलग है मॉलिक्यूलर फॉर्म में, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि न्यू सबस्टांस बना, और अब फिर से इसको इधर लेके जाना आसान नहीं है भाई, ठीक है। इसको रिवर्स करना, आयरन में ऑक्सीजन को, वाटर को, सबको अलग करना आसान नहीं है, इसलिए हम इस चेंज को क्या बोलेंगे, इरिवर्सिबल चेंज, ठीक है। तो ओवरऑल आपको यहाँ से फिजिकल और केमिकल चेंज समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग बात करेंगे, यहां बात करने वाले हम लोग केमिकल रिएक्शंस और केमिकल चेंजेस के बारे में, दोनों को हम लोग रिलेट करने वाले हैं, तो आप समझोगे। दरअसल यहाँ बोला जा रहा है कि केमिकल चेंज में न्यू सबस्टांस फॉर्म होता है। अब यहाँ होने के पीछे एक कारण है, वो क्या है, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब वो केमिकल रिएक्शन क्या है, तो यहाँ पे बोला गया ऑल केमिकल चेंजेस टेक प्लेस ड्यू टू अ केमिकल रिएक्शन। मतलब जब भी केमिकल चेंज होता है, केमिकल रिएक्शन के कारण होता है। अभी केमिकल रिएक्शन क्या है, आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि सबस्टांस नया हो जा रहा है, न्यू प्रॉपर्टीज वाला सबस्टांस नया मॉलिक्यूल बन जा रहा है, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन का एक शॉर्ट आसान डेफिनेशन है, जो अगर आपको केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन देना होगा तो आप यही लिखोगे, ठीक है। हम लोग इसको समझेंगे और एलिबरेटली, लेकिन यहाँ पे एक डेफिनेशन है, एक केमिकल प्रोसेस, ठीक है। मतलब ओवरऑल क्या हो रहा है, तो केमिकल चेंज केमिकल रिएक्शन के कारण होता है। केमिकल चेंज में क्या होता है भाई, तो आपको पता है नया सबस्टांस बनता है, मतलब कि एक ऐसा प्रोसेस
ये केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है, तो वैसा प्रोसेस जहां पे न्यू सबस्टांस का फॉर्मेशन हो जाए, हम लोग उस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। उस प्रोसेस में जो बदलाव आता है, क्योंकि मॉलिक्यूल ही बदल गया, तो उस प्रोसेस के कारण जो बदलाव आता है, उस चेंज को हम बोलते हैं केमिकल चेंज। तो आप केमिकल रिएक्शन को डिफाइन कर सकते हो कि एक प्रोसेस है, तो एक केमिकल प्रोसेस इन विच ए सिंगल सबस्टांस और मिक्स्ड विथ अदर्स टू फॉर्म न्यू सबस्टांसेस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। यानी आपको यहां से समझ में आएगा कि वैसा केमिकल प्रोसेस जिसमें एक सबस्टांस अकेले ही या किसी अदर सबस्टांस से मिलकर न्यू सबस्टांस का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, वो प्रोसेस केमिकल रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, जैसे आपको दिखेगा यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है, यहाँ क्लोरीन गैस है, दोनों को एक बर्तन में बंद कर दिया गया और बर्तन में बंद कर किया गया तो वो बदल गए हाइड्रोजन क्लोराइड गैस में। ठीक है, आप अगर मोलिकुलर लेवल पे बात करें तो हाइड्रोजन गैस कैसा होता है आप जानते होंगे, H2 गैस। क्लोरीन गैस कैसा होता है, Cl2 फॉर्म में होता है, मतलब दो क्लोरीन के एटम एक साथ होते हैं तो क्लोरीन गैस बनता है। और हाइड्रोजन क्लोराइड का मतलब होता है एक H का एटम रहेगा और एक Cl, तो वो HCl गैस होता है। ठीक है, और यहाँ पे ओवरऑल ये जो बदलाव हुआ है, ये जो बदलाव है मतलब जो चेंज है, इसको केमिकल चेंज बोलेंगे। लेकिन किसके कारण हुआ ये, तो ये हुआ है केमिकल रिएक्शन का। ये जो बदलाव है वो केमिकल रिएक्शन के कारण हुआ है। ठीक है, अभी केमिकल रिएक्शन आखिर ऐसा क्या कर रहा है कि ये लोग ऐसे बदल गए, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस ऐसे हाइड्रोजन क्लोराइड गैस में बदल गए। ठीक है, हम लोग इसके बारे में बात करें उससे पहले हम लोग दो बेसिक टर्म समझ लेते हैं, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, रिएक्टेंट क्या है भाई, तो याद रखना है आपको कि कोई भी एक केमिकल रिएक्शन जहां होता है, कोई भी ऐसा केमिकल प्रोसेस होता है, ठीक है, जहां पे नया सबस्टांस बन रहा हो, ठीक है, वहां पे हम लोग दो टर्म डिफाइन करते हैं। हम लोग एक को बोलते हैं रिएक्टेंट्स, क्या बोलने वाले हैं, रिएक्टेंट्स, और एक और बेसिक टर्म्स है जिसको हम लोग यहाँ बोलते हैं प्रोडक्ट्स। ठीक है, हम लोग यहाँ पे बोलते हैं प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स मीनिंग क्या है भाई, तो आपको दिख भी रहा होगा कि वैसे सबस्टांस जो रिएक्शन के शुरुआत में लिए आते हैं, मतलब कि वैसा सबस्टांस जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं सबस्टांसेस विच टेक part in a chemical reaction is called reactant। तो वैसे सबस्टांस जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, शुरुआत में जो आप सबस्टांस रखते हो वो आपके लिए रिएक्टेंट कहलाएंगे। और प्रोडक्ट्स का भी बहुत सिंपल सा मतलब है जो सबस्टांसेस प्रोड्यूस्ड होंगे, सबस्टांसेस विच फॉर्म after chemical reaction is called products। तो वैसे सबस्टांस जो केमिकल रिएक्शन के बाद बनते हैं आप उसको प्रोडक्ट बोलते हो। तो यहां से रिएक्टेंट का मीनिंग समझ में आता है आपको, जो रिएक्शन के शुरुआत में लिया जाए, प्रोडक्ट जो रिएक्शन के बाद बन के आता है। ठीक है, अब हमको ओवरऑल यहां समझना है कि जो चेंज आया केमिकल रिएक्शन के कारण आया, तो आखिर केमिकल रिएक्शन में ऐसा क्या हुआ कि ये बदलाव आ गया, यहाँ हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ चला गया। ठीक है, तो इन चीजों को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास जो केमिकल रिएक्शन था उसमें था कि H2 एक गैस है, Cl2 क्लोरीन गैस है, और ये दोनों केमिकली चेंज होकर HCl गैस बना दे रहे हैं, इसके दो मॉलिक्यूल। ठीक है, अब समझते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे। तो आप समझते हो ये H2 मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पे H2 मॉलिक्यूल का मतलब है कि यहाँ पे हाइड्रोजन के दो एटम हैं। हाइड्रोजन के कितने एटम है भाई, दो, ये वाला, और ये दोनों अगर एक साथ हम इनको H2 के फॉर्म में दिखा रहे हैं, मतलब कि दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे से जुड़े हुए एक केमिकल बॉन्ड से। क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल है, तो क्लोरीन का ये जो मॉलिक्यूल है इसमें कितने क्लोरीन के एटम है, तो आपको दिख रहा होगा दो क्लोरीन के एटम है, यानी कि यहाँ पे क्लोरीन के दो एटम प्रेजेंट है इस मॉलिक्यूल में। जो जाहिर सी बात है अगर दोनों एक साथ है तो इसका मतलब कि इनके बीच कोई बॉन्ड है जो इन दोनों को पकड़ के रखा हुआ है। अब हुआ क्या कि आप हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस को एक साथ ले लिए, लेकर रख दिए बर्तन में। ठीक है, आप इसको थोड़ा एनर्जी प्रोवाइड किए, एनर्जी सप्लाई किए, थोड़ा हीट प्रोवाइड किए। हीट देने पे, एनर्जी देने पे इन एटम के बीच जो बॉन्ड्स है, ये जो बॉन्ड आपको दिख रहा है, ये बॉन्ड वीक होगा एनर्जी देंगे तो। जब ये वीक होगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। अगर ब्रेक कर गया तो क्या होगा, तो यहां से ये हाइड्रोजन एटम अलग, ये हाइड्रोजन एटम अलग, ये क्लोरीन के एटम अलग और ये क्लोरीन के एटम अलग,
पहले क्या था, H2 मॉलिक्यूल Cl2 मॉलिक्यूल थे, लेकिन अब ये एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गए भाई, और ये सभी एक ही बर्तन में हैं, HCl ऐसा। अब आप ये बात भी समझते हो कि ये सभी एटॉमिक स्टेट में है, एटम के फॉर्म में है, ठीक है। और एटम्स फ्री स्टेट में, मीनिंग एटॉमिक फॉर्म में, एटम्स इन फ्री स्टेट आर नॉट स्टेबल। समझ रहे हो, वो फ्री स्टेट में मीनिंग एटॉमिक स्टेट में स्टेबल नहीं होते हैं। आपने एनर्जी दिया कि इस कारण से वो तो जो बॉन्ड बना था वो टूट गया, ये अकेले हो गए, लेकिन ये अकेले स्टेबल नहीं होते, मतलब ये फिर से किसी न किसी के साथ बॉन्ड करेंगे ताकि अपने आप को स्टेबलाइज कर पाए। अब इनके पास बॉन्डिंग करना है, इनको किसी न किसी के साथ जुड़ना है। अब इनके पास जुड़ने के लिए ऑप्शन है, ये हाइड्रोजन चाहे तो हाइड्रोजन के साथ भी दोस्ती कर सकते हैं, और चाहे तो क्लोरीन के साथ भी दोस्ती कर सकता है, मतलब उसके पास ऑप्शन आ गए हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन को जिसके साथ रहना अच्छा लगेगा, जिसके साथ दोस्ती करना अच्छा लगेगा, उसके साथ वो रहेगा, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन यहाँ हाइड्रोजन की बजाय किससे दोस्ती करना पसंद करता है, क्लोरीन से, और क्लोरीन की बजाय किसके साथ जाना पसंद करता है, हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ पे होगा ऐसा कि हाइड्रोजन और ये क्लोरीन आपस में बॉन्ड कर लेंगे, ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन ये आपस में बॉन्ड कर लेंगे, और इस तरीके से आपको बनेगा HCl, एक साथ बॉन्डिंग कर लिया तो आपको बनेगा HCl मॉलिक्यूल, जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ओवरऑल ये प्रोसेस में आपको क्या दिख रहा है, यही केमिकल रिएक्शन है, मतलब कि ओवरऑल केमिकल रिएक्शन में क्या हुआ, तो केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के जो एटम्स हैं उनके बीच का बॉन्ड टूट गया, और फिर एटम का रीअरेंजमेंट हुआ, मतलब इसके H के साथ अब H नहीं जा रहा है, अब H के साथ Cl जा रहा है, यानी H यहाँ पे एटम का रीअरेंजमेंट हो गया, और फिर से एक न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ जिससे प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, नया बॉन्ड बना तो इससे प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। यानी ओवरऑल केमिकल रिएक्शन कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कोई नया एटम नहीं बनता है, ठीक है, बल्कि यहाँ एटम का सिर्फ रीअरेंजमेंट हो जाता है, जिसके कारण आपको न्यू प्रोडक्ट, न्यू मॉलिक्यूल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल बदलाव केमिकल चेंज, ये चेंज केमिकल चेंज है, ठीक है। और ये केमिकल चेंज किसके कारण हुआ है, तो ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन हम इसका मतलब आप समझ पाए होंगे कि अभी क्या है, तो इसको हम एक स्टेटमेंट में दे सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ क्लियरली लिखा गया है, ए केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड बिटवीन एटम्स ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। तो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल के एटम्स के बीच का जो केमिकल बॉन्ड है वो टूटता है, एंड आफ्टर रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स मेकिंग न्यू बॉन्ड टू फॉर्म न्यू सबस्टांसेस। यानी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टिंग मॉलिक्यूल के एटम्स के बीच का केमिकल बॉन्ड टूटता है, और एटम्स के रीअरेंजमेंट के बाद नया बॉन्ड बनता है, ठीक है, और ताकि न्यू सबस्टांस का फॉर्मेशन हो सके, ठीक है। तो ओवरऑल आपको इसका मीनिंग समझ में आ रहा होगा कि केमिकल रिएक्शन में बॉन्ड का टूटना और बनना मात्र है, ठीक है, और यही केमिकल रिएक्शन कहलाता है, ठीक है। ये प्रोसेस केमिकल रिएक्शन कहलाता है, टूटना बनना, ठीक है। और ये जो इसके कारण जो चेंज आता है उस चेंज को हम बोलते हैं केमिकल चेंज। तो आपको केमिकल रिएक्शन क्लियरली समझ में आ रहा होगा, ठीक है। हम लोग एक और एग्जांपल यहाँ से लेके समझ सकते हैं, जैसे कि हमारे पास में क्या है, हम लोग ये बोले थे कि केमिकल रिएक्शन में सिंगल सबस्टांस भी न्यू सबस्टांस का फॉर्मेशन कर सकता है। तो हमारे पास एक एग्जांपल है CaCO3, ठीक है, जिसको आप अगर हीट करते हो तो ये टूट कर बना देता है CaO प्लस CO2, ऐसा मतलब कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ओवरऑल आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे सिंगल सबस्टांस भी न्यू सबस्टांस का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है, तो ये भी एक केमिकल चेंज है, और ओवरऑल ये किस प्रोसेस के थ्रू हुआ होगा, तो आपको पता है केमिकल रिएक्शन, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी बॉन्ड बना होगा, टूटा होगा, एटम रीअरेंज हुआ होगा, नहीं तो ये ओवरऑल प्रोसेस ही क्या कहलाता है, केमिकल रिएक्शन कहलाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे बात करेंगे।